आज के लेक्चर में हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ने वाले हैं, फोटोसिंथेसिस। चलिए शुरू करते हैं इसे। किसी भी पेड़ पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जल एवं पर्णहरित के माध्यम से की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का संश्लेषण करते हैं और इसी प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। मतलब होता क्या है कि जितने भी पेड़ पौधे हैं वो वायुमंडल से CO2 लेंगे, जड़ों से H2O लेके, जल लेके, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में वो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। साथ ही साथ ऑक्सीजन और जल भी उनके साथ में बनता है। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। अब इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस भी मुक्त होती है और जो जल के अपघटन से निकलती है। ग्लूकोज का उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है और जो शेष ग्लूकोज होता है पेड़ पौधों में वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में या स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है। जंतुओं में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में संचित किया जाता है, यानी हमारे जो जीव जंतु हो गए, हमारा शरीर हो गया, उसमें अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित कर लिया जाता है। प्रकाश संश्लेषण का ये रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट है इसमें कि प्रकाश संश्लेषण और क्या क्या होता है। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिससे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। पौधे सूर्य की उपस्थिति में और पानी का उपयोग करके भोजन बनाते हैं जो अन्य जीवों को स्वयं का पोषण, यानी हमें भी जो भोजन मिलता है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बाद ही प्राप्त होता है। अब हरे भागों में मौजूद क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करती है और इसका उपयोग पहले इस ऊर्जा को, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके फिर उसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अब इस प्रकाश ऊर्जा का उपयोग पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करने के लिए किया जाता है। मतलब जो हाइड्रोजन, जो जल है, उसे तोड़ने के लिए मदद किया जाता है H2 और O2 में। ये दो चीज़ें में तोड़ने के लिए उपयोग करते हैं किसका? सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का। फिर हाइड्रोजन का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड को अपचयित करने में किया जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को, जो CO2 है, उसका निर्माण हो जाता है C6H12O6 में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कार्बन में कोई हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन तो ये अपचयित हो जाता है, तो अपचयित करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। फिर कार्बोहाइड्रेट अपचयित होने के बाद उसके हम तब तक ग्लूकोज भी बोलते हैं। और क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है और रंध्रों द्वारा, यानी जो स्टोमाटा होते हैं पत्तों के नीचे, उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड का आवागमन होता है। यहाँ पर आवागमन, अब यहाँ हम देख सकते हैं जैसे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लिया गया, फिर जड़ों द्वारा वाटर और जो मिनरल है, खनिज लवण है, उनका अवशोषण होगा यहाँ। फिर ये पत्तों के अंदर, ग्रीन पत्तों के अंदर यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, वो ऑक्सीजन बनाएंगे, साथ ही साथ जल भी बनेगा जो वाष्पोत्सर्जन से बाहर आता है और साथ ही साथ ग्लूकोज का निर्माण होगा। तो प्रकाश संश्लेषण इसी प्रक्रिया को कहते हैं। आगे इसमें बात करें तो प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें मुख्यतः 4 ही चीज़ें चाहिए। सबसे पहले होता है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर जल, क्लोरोफिल और सूर्य की उपस्थिति होनी चाहिए। ये 4 मुख्य कारक है जिनसे प्रकाश संश्लेषण, यानी इन्हें बोल सकते हैं कच्ची सामग्री है ये। अब हरित लवक युक्त पत्ती पौधे का भोजन उत्पादक कारखाना होती है। मतलब ऐसा पौधे का ऐसा पत्ता जिसमें हरित लवक हो, क्लोरोप्लास्ट हो, तो उसे हम बोलते हैं कि वो भोजन की फूड फैक्ट्री है, वो भोजन का फूड फैक्ट्री है। ठीक, ये उसे बोला जा सकता है। फिर होता है कि इसमें क्लोरोप्लास्ट के भीतर क्लोरोफिल होता है, यानी पहले क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, और उसके बाद उसके अंदर क्लोरोफिल होता है जो सूर्य के प्रकाश को ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। यानी क्लोरोफिल करता क्या है, तो वो सूर्य के प्रकाश को ईंधन के रूप में प्रयोग करता है। अब CO2 और जल कच्ची सामग्री के रूप में उपयोग की जाती हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में उत्पादित ग्लूकोज का परिवहन उत्पाद स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट के रूप में फ्लोएम उत्तकों द्वारा पूरे पौधे में किया जाता है। यानी हम यहाँ देखेंगे तो जब यहाँ पर पत्तों के अंदर क्या होता है कि जब ग्लूकोज बन जाता है तो वो फ्लोएम के द्वारा इसके पूरे शरीर में, ऊपर नीचे जड़ों तक सभी जगह फ्लोएम के द्वारा पहुंचाई जाती है। ठीक है। अब जल का परिवहन पौधों में जाइलम द्वारा होता है। जल का जो परिवहन है, जैसे कोई भी पौधा है यहाँ, तो उसके जड़ों से पानी ऊपर जाएगा तो किससे जाता है? जाइलम से। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान वातावरण से पौधों में रंध्रों द्वारा, जो पत्तियों की निचली सतह पे होते हैं, उनसे होता है। यानी अतः हम देखेंगे तो हमारे पास मुख्यतः 4 ही कारक हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड में कच्ची सामग्री के तौर पर उपयोग होंगे। पहला कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य के पास, यानी ये 4।
फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि क्या है, मतलब कैसे कैसे स्टेप वाइज वो चलता है। तो सबसे पहले क्या होगा कि क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को शोषित करना, सबसे पहला स्टेप है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को शोषित करना। दूसरा, उस प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं और फिर जल के अणुओं को, यानी जल के अणु क्या होते हैं तो H2O, तो उसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देना, वो हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन। अब फिर हाइड्रोजन का उपयोग किस में होगा, याद कीजिए, इसका उपयोग होगा कार्बन डाइऑक्साइड को अपचयित करने में, कार्बोहाइड्रेट बनाने में। ठीक है, फिर क्या होता है कि जल के अणुओं का हाइड्रोजन अपघटन और फिर कार्बन डाइऑक्साइड से उसका अपचयन करते हैं कार्बोहाइड्रेट में। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ना, इसमें जूम कर देता हूँ इसको, जैसे ये एक अनुप्रस्थ काट है पत्ती का। अब इसमें सबसे नीचे वाले सतह पे, जैसे ये ऊपरी सतह हो गया, यहाँ ऊपरी त्वचा है, ठीक, उसके ठीक ऊपर, मतलब ऊपरी परत के ठीक है, ये जो त्वचा है उसके ठीक नीचे क्लोरोप्लास्ट होता है, ये वाला, ये जो छोटे छोटे या ग्रीन कलर के दिख रहे हैं वो क्लोरोप्लास्ट है। अब इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल में बहुत सारे ग्रानाज होते हैं, ये सारे वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं और उसका ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। अब इसे देखा जाए, अब और इसे हम यहाँ नीचे की तरफ जैसे देखेंगे तो यहाँ पर जैसे पत्तियों के अंदर भी यहाँ वायु कोश होता है और ठीक निचली सतह पर, बिल्कुल निचली सतह पे यहाँ पे स्टोमाटा हैं, ये छोटे छोटे रंध्र हैं निचली सतह पे, यानी जो त्वचा होती है जैसे कोई भी पत्ता है तो पत्ती के निचली सतह पे, बिल्कुल नीचे वाले पे रंध्र पाए जाते हैं और वहाँ पे द्वार कोशिकाएं होती हैं जो स्टोमाटो को घेरे होती हैं, किडनी जैसा उनका आकार होता है, ब्रिक के आकार की होती हैं। वो जब खुलती हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है और बंद हो जाता है तो फिर नहीं कुछ अंदर जाता है, मतलब वो खुलती हैं बंद होती है, उसी से आदान प्रदान होता है। तो ये पत्ती का निचला वाला हिस्सा है और पत्ती का ऊपर वाली। क्लोरोफिल कहाँ चाहिए, ऊपर ही चाहिए, क्योंकि सूर्य का प्रकाश ऊपर पड़ेगा और गैसों का आदान प्रदान होता है पत्ती के निचले सतह से। आगे हम देखेंगे तो प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ है। तो प्रकाश संश्लेषण पत्तियों के मीजोफिल ऊतकों की खंभ कोशिकाओं में होती है और प्रत्येक खंभ में लगभग 300 से या उससे अधिक हरित लवक होते हैं, यानी एक प्रत्येक खंभ जो होगा उसमें 300 या 300 से अधिक हरित लवक रहते हैं। अब प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है, ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में सूर्य की विकिरण ऊर्जा को ग्रहण करके उसे रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं और ये रासायनिक ऊर्जा स्टार्च में बदलती है, कि अणुओं के बीच में रासायनिक बंधन में सुरक्षित होती है। मतलब जैसे कि अगर जैसे बनेगा C6H12O6, तो कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड आपस में होंगे, आबंध होंगे। इन आबंधों जैसे एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ सकता है, फिर ऑक्सीजन ऐसे करके, तो उनके जो आबंध होंगे उनके बीच में रासायनिक ऊर्जा के रूप में ये संचित हो जाता है और यही ऊर्जा फिर शाकाहारी जंतु के भोजन में पहुंचती है और आहार श्रृंखला के माध्यम से, मतलब सभी जीवों में, जैसे शाकाहारी को मांसाहारी खाएंगे फिर उनमें कौन ऊर्जा गई, सूर्य की जो ऊर्जा थी, सूर्य ऊर्जा, सौर्य ऊर्जा, वही प्रकाश ऊर्जा से फिर उस रासायनिक ऊर्जा में बदली है, वही पहुंचेगी। अब इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संपूर्ण जीवमंडल के ऊर्जा का जो आधार है वो सौर ऊर्जा ही है, क्योंकि सौर ऊर्जा से पौधे अपना भोजन बनाए, उन्हें फिर दूसरे शाकाहारी जीव खाएंगे और शाकाहारी जीव को फिर मांसाहारी जीव खाएगा। तो इस प्रकार क्रम चलते रहता है और पूरी सृष्टि जो है वो हमारी निर्भर करती है सौर ऊर्जा पे। तो हम बोल सकते हैं कि हमारी पृथ्वी का अल्टीमेट मतलब जो पूर्ण रूप से हम ऊर्जा के लिए आधारित है किस पे, सूर्य पे ही। फिर आगे है प्रकाश संश्लेषण का महत्व क्या है, तो इसके दो मुख्य महत्व है। महत्व ये पहला ये है कि ये परपोषी जीव के लिए और भोजन का ऊर्जा का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इसी पे निर्भर करते हैं। जैसे मैंने बताया कि जो भी शाकाहारी जीव होंगे तो वो तो पेड़ पौधों को खाएंगे तो प्रत्यक्ष रूप से, और अगर कहीं पेड़ पौधा है एक, इसको एक शाकाहारी जीव खाएगा, शाकाहारी, ठीक है, और फिर शाकाहारी को मांसाहारी खाएगा। अब मांसाहारी जब खाएगा इसे, तो अगर मान लीजिए पेड़ खत्म हो जाए तो शाकाहारी भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इन्हें भोजन नहीं मिलेगा, और जब इन्हें नहीं मिलेगा तो शाकाहारी भी नहीं। तो इस तरह से करके डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, इन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सभी जीव अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं। अब पेड़ पौधों को भोजन मिलता है प्रकाश संश्लेषण से, ठीक। दूसरा, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन बनाते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं, तो प्रकाश दो कारक होते हैं, एक बाह्य कारक होता है और एक आंतरिक होता है। बाह्य कारक में जैसे
बाह्य कारक में बात की जाए तो तापक्रम है, तापमान ज़्यादा होगा तब भी नहीं होगा, एक ज़्यादा तापमान कम हो जाएगा तभी प्रकाश संश्लेषण अच्छे से, एक मध्यम बीच का तापमान जाना चाहिए। प्रकाश की तीव्रता अधिक हो जाएगी तब भी नहीं, जैसे आपको जान के हैरानी होगी प्रकाश की तीव्रता कम हो तो प्रकाश संश्लेषण अच्छा होता है, लेकिन ज़्यादा कम हो जाए तो फिर प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता है। साथ ही साथ जल की मात्रा कम रहती है तो प्रकाश संश्लेषण अच्छी गति से होती है, लेकिन जल अगर अधिक कम हो जाए तो फिर नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड में अगर वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए तो भी प्रकाश से प्रभावित पड़ेगा। तो ये सब बाह्य कारक है, मतलब बाहरी से निर्भर करते हैं। साथ ही साथ पर्णहरित की मात्रा भी पत्तियों में अन्य पदार्थों का जमाव, यानी पत्ती में पर्णहरित की मात्रा कितनी है, फिर अन्य पदार्थों का जमाव कितना हुआ है, कोशिका के बीच रासायनिक ये सारी कैसी है, तो उस पर भी निर्भर करता है। तो दो कारक हो गए, एक हो गया बाह्य कारक, ठीक है, और दूसरा आंतरिक कारक। आगे अब देखेंगे तो स्टोमाटा और रंध्र। आगे नेक्स्ट है कि स्टोमाटा और रंध्र क्या करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब जाना होगा, फिर ऑक्सीजन जब बाहर निकलता है, तो ये सारी चीज़ें होती है स्टोमाटा के माध्यम से। ये स्टोमाटा है और ये भी स्टोमाटा है, ये खुला हुआ है और ये बंद है। अब देखिए स्टोमाटा पर छिद्र, पत्तियों में छिद्र होते हैं नीचे की तरफ जो गैसों के आदान प्रदान में मदद करते हैं। ये ज़्यादातर पत्तियों के नीचे तरफ ही पाए जाते हैं। अब बात यह है ना कि ये हमेशा पत्तियों के नीचे ही नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। कई बार क्या होता है, जो जलीय पौधे हैं, जलीय पौधे जो हैं उनमें अब मान लीजिए कोई पौधा जल में डूबा हुआ है तो वो नीचे से तो प्रकाश गैसों का आदान प्रदान करेगा ही नहीं, तो उसके पत्तियों में ऊपर की तरफ रंध्र पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जो स्थलीय पौधे हैं उनमें ज़्यादातर ये नीचे पाए जाएगा। प्रत्येक रंध्र पे जो होते हैं द्वार कोशिकाएं होती है, मतलब ये जो स्टोमाटा है उसमें दो कोशिकाएं होंगी, एक ये वाला और एक ये वाला, इसे बोलते हैं हम लोग द्वार कोशिका। ये यहाँ भी ये और ये वाला, तो दो द्वार कोशिकाएं होती है। अब ये उसको स्टोमाटो को खोलने और बंद करने में नियंत्रित करती हैं। रंध्र से होकर भाप के रूप में जब जल निकलता है तो उसे हम बोलते हैं कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो रही है। फिर रक्षक कोशिकाओं की जल की सामग्री उनके लिए जिम्मेदार होती है, यानी रक्षक कोशिकाएं जो हैं जल की जिम्मेदार होगी। जैसे जब द्वार कोशिकाओं के अंदर जल चला जाता है, मतलब जल से वो भर जाते हैं दिन के समय, जब मान लीजिए दिन के समय प्रकाश संश्लेषण करना है तो जल का अवशोषण हुआ इन रक्षी कोशिकाओं में, तो ये फूल जाएंगे, और फूल जाएंगे तो ये जो रंध्र होगा वो खुल जाएगा। जैसे ये देखिए आप यहाँ पे चौड़ा है, ये तो रंध्र खुला हुआ है, और ये सिकुड़ गया तो फिर बंद हो जाएगा। ठीक इसका उल्टा, रात्रि के समय जब जल बाहर निकल जाता है तो द्वार कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं और रंध्र का जो क्षेत्र है वो बंद हो जाता है। यहाँ ये बंद है और ये वाला खुला है। तो ऐसे करके प्रकाश संश्लेषण होता है जो बहुत ही उपयोगी है। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।